हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प लेकर उतरेंगे पूर्व सांसद चंबा कांगड़ा राजन सुशांत। इस विषय को लेकर राजन सुशांत द्वारा चंबा में प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह जल्द ही एक दल का गठन करने वाले हैं और इस दल के बैनर तले प्रदेश के 88 सीटों पर कर्मठ और प्रदेश हित में कार्य करने वाले लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि उनकी दल का प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, न्यू पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन को लागू करना होगा। आज का जो मेरा मुख्य एजेंडा है वो बेरोजगारी से संबंधित है और इसमें दो विषयों के ऊपर मैं मीडिया के द्वारा प्रदेश की जनता का ध्यान भी और प्रदेश की सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ। वो दो बड़े मुद्दे हैं, मनरेगा के और एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन का। आप जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्रमुख समस्या है अगर तो बेरोजगारी की है। 10 लाख से ज़्यादा नौजवान पढ़ लिख करके आज बेरोजगार हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है। इसके अलावा अभी कोरोना महामारी की वजह से लगभग 3 लाख हमारे नौजवान जो बाहर के राज्यों में कार्य करते थे वो भी वापिस आए हैं। तो कुल जोड़ के आज हिमाचल की धरती पर 13 लाख बेरोजगार नौजवान हैं। इसके साथ साथ सरकार की गलत नीतियों की वजह से सरकार द्वारा नौजवानों को अधिकार न देने की वजह से करुणा मूलक आधार पर जिनको नौकरी मिल जानी चाहिए थी आज से 9 साल 10 साल पहले, इस तरह के लगभग 5000 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के कमाने वाले दुर्भाग्य से चले गए हैं और उनके स्थान पर उनको एकदम करुणा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने तरह तरह की शर्तें रख के तरह तरह के रोड़े अटका करके आज तक उनको वंचित किया है। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह के करुणामूलक आधार के इन नौजवानों को भी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और धरने देने पड़ रहे हैं। 3 नए तरह के कानून निरंतर दोनों पार्टियों की सरकारों ने बनाए हैं जो मैं समझता हूँ देश और प्रदेश की प्रगति के मार्ग में रोड़ा है। पहला इन्होंने कानून बनाया है कि नौकरी रेगुलर नहीं देनी है, आउटसोर्स पर दे रहे हैं। और आज आप देखें कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये आ गई है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे आईपीएच हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, इन बड़े बड़े विभागों में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं उन पोस्टों को समाप्त किया जा रहा है और उसकी जगह पर काम चलाने के लिए इन सीटों को, इन कार्यों को ठेकों पर दिया जा रहा है जिसका नाम आउटसोर्स रखा है। और ये भी बहुत बड़ा एक बेरोजगारी का एक साधन बना दिया गया है। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो भी आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट पर लगा लेते हैं। मसलन कॉन्ट्रैक्ट पर लगाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर लगाना भी सरकार एहसान जतलाती है। पहले रखेंगे मिड डे मील वर्कर्स, इस तरह की आंगनवाड़ी वर्कर, आपके आशा वर्कर, कुछ समय के लिए इनको थोड़ी सी दिहाड़ी देंगे घंटों के हिसाब से, फिर कुछ दिनों के हिसाब से, और सरकार कुछ सालों के बाद इनको बड़ा एहसान जतला के कॉन्ट्रैक्ट में लेके आती है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट में लाने के बाद जब ये लगभग रिटायरमेंट के पास होते हैं तो इनको रेगुलर करती है और रेगुलर करने के बाद फिर आगे एक रास्ता मार्ग बंद कर दिया है कि उनको 2003 के बाद एनपीएस सिस्टम में लाया जा रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में। और इस तरह इनका जीवन बर्बाद करने के बहुत बड़े षड्यंत्र इस देश में और राज्य में हो चुके हैं। आप पंचायती राज में देखिए, आपके चाहे टेक्निकल असिस्टेंट हैं, चाहे ग्राम रोजगार सेवक हैं, चाहे पंचायत सचिव हैं, इनको भी इसी सिस्टम से गुजरना पड़ रहा है। अभी मैं प्रदेश के दौरे पर हूँ पिछले 2 महीने से।
तो नई नई बातें सुनने को मिल रही जो हमारे ज्ञान में भी नहीं थी। मैं एक कॉलेज में गया तो वहाँ कहा कि ये लोग ना आउटसोर्स पर हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। सरकार ने एक नई योजना दी जिसका नाम रखा है सेल्फ फाइनेंस। उनको मालूम ही नहीं है हमारा विषय क्या है। और कुल जोड़ करके इस लंबे चक्कर में करने के बाद सरकार के ये जितने भी हजारों लोग हिमाचल प्रदेश के हैं, अल्टीमेटली रिटायरमेंट से कुछ वर्ष पहले न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आ रहे हैं 2003 के नोटिफिकेशन से। और उनको पेंशन कितनी मिल रही है? पिछले इसमें रिटायरमेंट की सैलरी जो होती थी उसका 50% लगभग पेंशन में मिलता था। आज रिटायरमेंट के बाद 50% नहीं मिल रहा है, बल्कि सैलरी का 5% मिल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, अमानवीय है। और मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक मेरा कर्मचारी भाई 50,000 की सैलरी पर आज रिटायर होगा, तो कल उसको सुबह 25,000 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसको 2500 पेंशन दे रही है। एवरेज तौर पर जो अब कर्मचारी रिटायर 2003 के बाद वाले हो रहे हैं उनको 500 रुपये से लेकर के और 2500 3,000 रुपये तक ही ये पेंशन मासिक मिलेगी। अर्थात एक दिन का उनको पेंशन मिलेगी 50 रुपये से लेकर के 83 रुपये 85 रुपये, जबकि मनरेगा की दिहाड़ी 198 रुपये। अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि इन लोगों की अगर ये एनपीएस सिस्टम तुरंत बंद नहीं किया गया और ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं लागू किया गया तो हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के बाद आत्महत्याओं का बहुत बड़ा दौर चालू हो जाएगा, जिसकी 100% जिम्मेवारी इन सरकारों की होगी। इसलिए मैंने सारे कर्मचारी भाइयों, लगभग जिनकी 1 लाख के करीब संख्या है, इनके लिए मैंने नैतिकता के आधार पर 6 अगस्त 2020 से अपना विधायक के तौर पर भी और सांसद के तौर पर ही मैंने दोनों पेंशनें छोड़ दी हैं। और मैंने संकल्प लिया है जब तक इनको ओल्ड पेंशन सिस्टम में नहीं लागू करवा लेता हूं तब तक मैं भी पेंशन नहीं लूँगा। और मैंने अपील भी की है अपने सारे राजनीतिक लोगों से, वो भी मेरा अनुसरण करें और उनके मन में 1% भी अगर मानवीय आधार बचा है, संवेदना बची है, कर्मचारियों के बारे में वो सोचते हैं, कुछ प्रदेश के बारे में सोचते हैं, तो तुरंत अपनी पेंशन छोड़ें और इस आंदोलन में शामिल हों। मैं कर्मचारी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने अपनी मांग को गंभीरता से लिया है। आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो ज्योति हमने जलाने का प्रयास किया है वो सुलग रही है, सुलग गई है। और मैं आज अपील करने आया हूं चंबा के अंदर कि 24 तारीख को जो कर्मचारी यूनियंस ने, एनपीएस एसोसिएशन ने जो सरकार को जगाने के लिए, रोड पेंशन स्कीम लाने के लिए जो सांकेतिक धरना रखा है, उसमें ना केवल हमारे प्रभावित कर्मचारी बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आते हैं वो भी इसमें सहयोग करें और जो रिटायर्ड पेंशन वाले हैं वो भी इसमें सहयोग करें। और साथ ही साथ मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूं कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जल्दी से जल्दी ओपीएस लागू हो, क्योंकि ये मसला कुछ लोगों का नहीं है, आने वाले बेरोजगार नौजवानों का है, आपके बच्चों का है, आपके भाइयों का है, सबका है। घर घर में ये मसला है और इस मसले को हल करने के लिए हम बड़े ताकत के साथ, हिम्मत के साथ आगे आए और सरकार पर दबाव डालें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी प्रार्थना है इससे पहले कि ये समस्या बढ़ जाए, उग्र रूप धारण कर जाए, आंदोलन सरकार के वश की बात ना रहे, स्थितियां आपके हाथ से निकल जाएं, आप मेहरबानी करके तुरंत इस एनपीएस को स्क्रैच करिए और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करिए। दूसरा मुद्दा है आज मेरा बेरोजगारी के बारे में। मुझे इस चीज़ का गौरव है कि 2009 से 2014 तक मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का सदस्य रहा हूँ। कांगड़ा चंबा मेरी कर्मभूमि रही है। मनरेगा एक ऐसी योजना आई थी, एक ऐसा एक्ट आया था 2005 में जिसमें देश भर के लोगों को 2 वक्त रोटी मिल जाए, इस पर चिंतन हुआ था और एक आजीविका की सुरक्षा की गारंटी दे दी जाए।
ये मनरेगा का मतलब क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये सारे देश के गांव में जो लोग बसते हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोटी देनी है, इसके लिए उनको रोजगार देना है, रोटी रोजी, ये गारंटी देने के लिए हमने एक्ट बनाया। 2005 में ये एक्ट बना। 2006 में ये देश के 200 जो अति पिछड़े जिले थे उनमें लागू किया गया। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी चंबा जिला में और सिरमौर में ये लागू हुआ। 2007 में ये मनरेगा का जो एक्ट है ये 130 और जिलों में लागू हुआ और 2008 में हिंदुस्तान के 100% जिलों में ये एक्ट लागू कर दिया गया है। अब इस एक्ट के लागू होने के बाद इसका जो उद्देश्य मैं समझता हूं, काफी कमियों के बावजूद भी ये एकमात्र ऐसी योजना देश के अंदर है जिसने कोरोना की इस महामारी में भी इस देश में भूखमरी नहीं फैलने दी है। इस देश के लोगों को, गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करवाने में मदद की है और आज लगभग इसके 19 अक्टूबर 2020 तक के मेरे पास आंकड़े हिमाचल प्रदेश के अंदर आए हैं। 13 लाख परिवारों ने, जिसमें 25 लाख के करीब ये मजदूर और श्रमिक हैं जिनको रोटी रोजी की आवश्यकता है, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है जॉब कार्ड के अंदर। लेकिन जब मैंने गहनता से विचार किया, एनालिसिस किया, तो इन 25 लाख जो लोगों ने, श्रमिकों ने, मजदूरों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, इनमें से 8 लाख परिवारों के 12 लाख लोग जो हैं वो अत्यंत ही जरूरतमंद हैं और वो सक्रिय होल्डर हैं जॉब कार्ड के। सक्रिय होल्डर का मतलब है कि जिनको जॉब की जरूरत भी है और मनरेगा में वो लगते भी हैं। तो ये लगभग 12 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 1920 तक 2019-2020 के जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, लगभग 5,35,000 परिवार और लगभग 7,16,000 लोग जो अत्यंत गरीब हैं, उन्होंने मनरेगा में काम करके दिहाड़ी कमाई है, अपना और अपने परिवार का पेट पाला है। ये 7,16,000 लोग लाभान्वित हुए। अभी तक इस साल में 2020-21 के अभी तक जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, लेटेस्ट आंकड़े 2 दिन पहले के, उसमें लगभग आज मैं जोड़ रहा हूं तो 6,72,000 मनरेगा के अंदर लोग इन्होंने काम किया इन दिनों में, इस साल में दिहाड़ी कमाई, अपना और अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम हुए हैं। ये लगभग 6,72,000 लोग हैं। अर्थात 50% से ज़्यादा आबादी गांव के अंदर ऐसी है जो न तो सरकारी मुलाजिम है, न व्यापारी हैं, न उनको कोई और काम धंधा है। 100% इस मजदूरी पर, इस श्रम पर निर्भर करते हैं, उनको इससे फायदा हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि आज सरकार जब 13 लाख बेरोजगार नौजवानों को जो बाहरी राज्यों से आए हैं, 3 लाख, 10 लाख रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कोई बड़ी योजना बनाने में कामयाब नहीं, असफल है। और मुझे हंसी भी आती है और मैं कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ने और कुछ लोगों ने इतना मूर्ख बना के रखा हुआ है कि कैबिनेट की मीटिंग में जब फैसले की घोषणा होती है तो कहते हैं बम्पर भर्तियां, जैसे ऐड आती है किसी कंपनी की, बम्पर इनाम, बम्पर भर्तियां। तो आदमी हेडिंग पढ़ के सोचेगा तो बम्पर का मतलब है कि इतनी ज्यादा भर्ती हो रही है कि हिमाचल में नया सूरज खिलने वाला है। लेकिन जब मैं सुनता हूं कितनी भर्तियां, 1200, 1500, 1600, आप सारे बुद्धिजीवी हैं। 13 लाख बेरोजगारों में अगर 1% को भी रोजगार देना हो तो 13,000 भर्ती होनी चाहिए। अरे 13,000 के बजाय आप 1,300 भी नहीं निकालते हैं, आप 1% का भी 10वां हिस्सा नहीं निकाल रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती है ये फैसला सुनाते हुए कि बम्पर भर्तियां। क्या बम्पर का पर्यायवाची बदल गया है? हिंदी के अंदर बम्पर का मतलब क्या है?
अब अर्थों का अनर्थ क्यों कर रहे हो? आप बोलो हमारी मजबूरी है, हम इतने नालायक हैं, हम दे नहीं सकते हैं, तो इतना की तुरंत कर पाए हैं। अर्थात 1% नहीं, 0.1%, 0.1% बोलो। सरकार मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रही है, पर देश का नौजवान मूर्ख बनेगा नहीं। घर घर में हालात बिगड़ गए आज, इसलिए मैं वर्तमान सरकार को सुझाव दे रहा हूं कि सरकार तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करने के लिए योजनाएं बनाए। पीडब्ल्यूडी के अंदर, आईपीएच के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर जो पोस्ट खाली हो रही हैं उनको रेगुलर भर्ती के द्वारा भर्ती करें। ये जो नए नए जो सिस्टम आपने चला दिए हैं, आउटसोर्स के, कॉन्ट्रैक्ट के, सेल्फ फाइनेंस के, इनसे बाहर निकले, ठीक भर्ती करें। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू करें। सरकार का एक बड़ा, एक नया फरमान, जिसको मैं कह सकता हूं, ऐसा फैसला मैं सुन के दंग रह गया। मैं सोलन गया तो मुझे पुलिस के लोगों ने बताया, साहब हमारी भी समस्या सुनिए। उनकी समस्या क्या है? पुलिस के लोग आज सारे विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय हैं वो 3 साल के बाद रेगुलर किए जा रहे हैं। और मेरे पुलिस के लोग जिनके जिम्मे हिमाचल के राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अंतर्राज्यीय सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चीन के साथ हम लगते हैं, वहां सुरक्षा की जिम्मेवारी है। उन पुलिस के भाइयों को 3 साल रेगुलर के बजाय इंसेंटिव देके 2 साल में, 1 साल में रेगुलर करने के बजाय आज ये सरकार 8 साल के बाद रेगुलर कर रही है। उनको दंड दिया जा रहा है। सामान्य विभागों में 3 साल के बाद, कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेगुलर भर्ती है, और पुलिस विभाग में आप 8 साल के बाद रेगुलर कर रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है। दूसरा, उनका कहना है कि हम ओवर टाइम करते हैं, जब भी जरूरत पड़े, चाहे कोरोना में पड़े, चाहे कोई और बड़ा काम आ जाए, सुरक्षा का है, हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन साहब हमें महंगाई भत्ता नहीं, ये जो ओवर टाइम है वो 2020 की सैलरी पर नहीं दिया जा रहा है, 2012 की सैलरी पर दिया जा रहा है। क्या सरकार बाजार में टमाटर भी 2012 के रेट पर इनको देगी? पुलिस वालों को अलग काउंटर खोलेगी? इनको चीजें जो बाजार की है वो 2012 के रेटों को देगी? ये क्या मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण फैसला है कि आप ओवर टाइम ले रहे हैं और दे रहे हैं 2012 की सैलरी पर। इसी तरह प्रोफेसर मुझे मिले हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, आप देखिए उनका क्या है। यूजीसी ने कहा आप इनको रेगुलर करिए, 10% कोटा एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनाना है, उनको प्रोफेसर बनाइए, और जितना खर्चा होगा उसका 50% लायबिलिटी यूजीसी की ओर से मिलेगा। पिछले कई सालों से लेकर 2009 से लेकर के 11 साल हो गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की प्रोफेसर के तौर पर प्रमोशन रोक दी गई है। उनके आगे के प्रमोशन के चैनल रोक दिए गए हैं। बहुत से लोगों ने आगे प्रिंसिपल बनना था, डायरेक्टर तक जाना था, आगे सेंटर की कई जॉब्स हैं, उनको वंचित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ 138 कॉलेज हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार के, उनमें से 62 कॉलेजों में पिछले 2 साल से प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। आप मुझे बताइए, जो कॉलेज बिना प्रिंसिपल के चल रहा है, 2-2 हजार स्ट्रेंथ है बच्चों की, 3-3 हजार है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है? क्या सरकार का विवेक नहीं जाता? और लायबिलिटी कितनी है? केवल 2 लाख रुपया सभी प्रिंसिपल को प्रमोट करने में और सभी प्रोफेसर प्रमोट करने में 2 लाख रुपया लायबिलिटी है। सरकार ये नहीं दे रही है। काम चलाओ सरकार चली हुई है, ब्यूरोक्रेट दल पढ़ा रहे हैं। मैं पूछता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर प्रिंसिपल के बिना आपका कॉलेज चल सकता है तो माफ करना, मैं कहता हूं फिर मुख्यमंत्री के बिना राज्य सरकार भी चल सकती है। कैसे चलाएंगे आप? हमें बार बार कहना पोस्टों को भरी, आपका असर ही कोई नहीं हो रहा है, आपका विवेक जाग नहीं रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, आपके एसपीओ मुझे मिले हैं जो चंबा के बॉर्डर पर काम करते हैं, उनकी समस्याएं हैं, होमगार्ड की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं नहीं हल हो रही हैं। आज मैं पालमपुर की जो मांग रखी दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर पुलिस के भाइयों की ये 2 मांगे 3 साल के अंदर रेगुलर करना और ओवर टाइम 2020 के स्केल पर देना और प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनाना, प्रिंसिपल की पोस्ट भरना, ये अगर 1 महीने में आपने नहीं पूरा किया, मैं शिमला जा रहा हूं अगले हफ्ते,
मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा। अगर ये दकियानुसी ऑर्डर एकदम ठीक नहीं किए गए तो 1 महीने के बाद मुझे संबंधित प्रभावित लोगों के साथ मिलकर के, जनता के साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी होगी। आज मैं मांग करता हूं, महंगाई कहां जा रही है? अरे 120 रुपए से 150 रुपया किलो टन आपका मटर बिक गया, 90 रुपए 100 रुपए तक फूलगोभी बिक गया, आज आलू प्याज 50 रुपए से ऊपर बिक गया किलो का। एक गरीब आदमी क्या खाएगा? आज जिनके पास कोई साधन नहीं है वो क्या करेंगे? आज 2 वक्त की रोटी देना ये सरकार का दायित्व बनता है। ये लोकतंत्र है, कल्याणकारी सरकार है। इसके लिए आज मैं मांग करता हूं, सिफारिशें भी आई हैं, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश आई है 2019 को आ चुकी हुई है। उस विशेषज्ञ समिति ने फरवरी 2019 में सिफारिश की है कि आज की महंगाई को देखते हुए ये मनरेगा की दिहाड़ी 375 रुपया होनी चाहिए। ये 1 साल नहीं 1.5 साल पहले की सिफारिश है। 1.5 साल में महंगाई और कई गुना बढ़ी है। वो पिछले साल 1.5 साल पहले 375 रुपये, जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ हैं, वो सिफारिश करें इनकी दिहाड़ी 375 रुपये करो। आज मैं मांग करता हूं, प्रदेश के अंदर जितने भी मेरे गांव में बैठे हुए ये बेबस लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, 2 वक्त की रोटी का कोई साधन नहीं है, मनरेगा में काम करते हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जयराम सरकार तुरंत ये दिहाड़ी 400 रुपया कर दे अगर उनको 2 वक्त का माकूल भोजन देना है। और दूसरा मेरी सिफारिश ये है कि 100 रुपये जो आप बोलते हैं, शायद हिमाचल ने 120 ये दिहाड़ियां की हैं साल के कार्य दिवस, 100 के बजाय 120, इससे गुजारा नहीं होता। कम से कम 183 दिहाड़ी, मैं 183 का आंकड़ा सूझबूझ के दे रहा हूं, 365 दिन होते हैं साल के। 50% जो दिन है लोगों को फसल का काम होता है, 2 फसलें हैं, चाहे मक्की का हो, धान का हो, दूसरी फसलों का हो। 6 महीने लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो कम से कम 6 महीने, साल, आधा साल मनरेगा में उनको काम मिलना चाहिए रोटी कमाने के लिए। तो 183 दिहाड़ी कार्य दिवस उनको मिलने चाहिए। आज मैं मांग कर रहा हूं अपने हिमाचल फ्रंट की ओर से कि 183 रुपये, 183 कार्य दिवस और 400 रुपये दिहाड़ी ये तुरंत करें। और इसके साथ साथ लगभग 50-60 हमारे शहरी क्षेत्र भी हैं। मैं शहरों में जाता हूं तो वहां गरीब लोग भी मिलते हैं। वो कहते हैं गरीबी को गांव में नहीं है, शहरों में भी है। 50 हमारे छोटे बड़े शहर हिमाचल में हैं, 50 से ज्यादा। तो इनके लिए मैं सुझाव दे रहा हूं। हमारे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अजीम प्रेम जी, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली है, अजीम प्रेम विश्वविद्यालय। उन्होंने लगातार शोध किया है और शोध करने के बाद कहा है उन्होंने कि सतत रोजगार मिले ऐसी योजना बनाएं और उनको भी साल में कम से कम 183 दिन कार्य दिवस के रूप में दिए जाएं और 400 रुपया शहरों के गरीब लोगों को भी दिहाड़ी का प्रबंध किया जाए। आज ये 2 मेरी मांगे मनरेगा के बारे में और शहरी लोगों के बारे में। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस शुरुआत बड़ी जल्दी हो रही है। 25 तारीख को विजयदशमी वाले दिन शिमला में प्रदेश के कुछ लोग इकट्ठे होंगे और इस बारे में अगली योजना तय होगी। हिमाचल प्रदेश कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा? 68 के 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या उसमें नए चेहरे होंगे कि कुछ राजनीतिक पुराने साथियों को लेकर चलेंगे? इसमें यह है कि घिसे पिटे चेहरों को कोई स्थान नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो सोचते हैं कि पहले कांग्रेस में फिर बीजेपी में रह के ठीक लूटा, जनता को भ्रष्टाचार किया, अब वहाँ कोई स्थान नहीं है तो चलो एक तीसरा ऑप्शन आ रहा है, उनके लिए तो टोटल दरवाजे बंद हैं। उनको तो निराश होना पड़ेगा हमसे। लेकिन उनमें भी कोई विलुप्त जाति, जो आज की राजनीति है उसमें मेरे जैसे विलुप्त जाति के लोग हैं जो समय की धारा के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे किसी दल में भी हो, जो ईमानदार हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा है विपरीत परिस्थितियों में, इनके लिए लगभग 10% कोटा रखेंगे। बाकी 90% एंटायरली न्यू फेसेस समाज के विभिन्न वर्गों से लेंगे
विद्यार्थियों से लेकर के और रिटायर्ड लोगों तक, किसान से लेकर मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग, एनजीओ, सामाजिक लोग जितने भी हैं जो समाज का काम करने के इच्छुक हो, सेवा की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही ये पार्टी बन रही है। महिलाओं और युवाओं के लिए कितने % अभी कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हम कोई कोटा फिक्स नहीं करेंगे। रिजर्वेशन की आड़ में हम प्रतिभाओं को दोबारा नहीं चाहेंगे। आज दुर्भाग्य ही आ गया है कि जानते हुए भी कि प्रतिभाशाली आदमी छूट जाएगा, इस वजह से हम कर नहीं पाते हैं। इस पार्टी में हम अपने आप को बेबस नहीं बनाएंगे, अपनी जाल में बुन करके प्रतिभा को स्थान देंगे, जनसेवा को स्थान देंगे, राष्ट्रभक्ति को, ईमानदारी को स्थान देंगे। और इसका पैमाना क्या है कि मेरा अपना कोई उम्मीदवार नहीं होगा। आंदोलन हो रहे हैं, एनपीएस का पहला आंदोलन मैंने छेड़ दिया है। 2021 हिमाचल के इतिहास का, आज तक के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बड़े आंदोलनों का वर्ष होगा। जन आंदोलन होंगे विषयों पर। उन जन आंदोलनों में जो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, जनता में जाएंगे, जनता की आवाज़ आएगी कि ये हमारे नेता हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। सर, चंबा कांगड़ा के आप पूर्व सांसद भी रहे और इन क्षेत्रों में आपको राजनीतिक में पहचान भी दिलाई है। इस बार जब आप चुनाव में विजयी रथ की ओर बढ़ते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इन दोनों से? अभी प्राथमिकताएं तो अभी तो मुद्दे ले रहा हूँ भाई, मैं बड़ा क्लियर हूँ। हमने शून्य से शुरू किया है। लोगों के मन में बहुत पहले एक धारणा बन गई है, यहाँ दो ही दल, तीसरा आ नहीं सकता। वो धारणा टूटना शुरू हो गई है, लोग निराश होना शुरू हो गए। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया स्थान तो है, विकल्प तो चाहिए। अब विकल्प कौन देगा? विकल्प वही देगा जो जन समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो जन समस्याओं में सहयोग करने वाले जो भी लोग होंगे, मैं उन सबका सहयोग मांगूंगा। मैंने अपना दिमाग खुला रखा हुआ है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। समस्याओं से जूझो, जनता को सुख दो, उसी में से प्रायोरिटीज तय होकर आएंगी। लेकिन एक प्रायोरिटी तय है कि मेरे दिमाग में सबसे बड़ी चिंता और फर्स्ट प्रायोरिटी बेरोजगारी की समस्या है। इसको कैसे हल करना है, हमने विजन बना रखा है। बहुत से लोग जो अच्छे लोग हैं वो इस काम में लग गए हैं, और विजन बन जाएगा तो निश्चित तौर पर प्रायोरिटीज आ जाएंगी। सर, देर रात्रि हिमाचल गवर्नमेंट ने 7 IAS अधिकारियों को बदल दिया गया। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि ये सिद्ध हो गया है कि ये पंचायती राज का चुनाव, ये चुनाव आयोग नहीं करवा रहा, ये राज्य सरकार करवाने जा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी पत्र लिखा था परसों ही कि कोई डीसी ना बदला जाए। उसके बावजूद अगर बदले गए हैं तो ये हेंकड़ी है मुख्यमंत्री की कि लुक हियर मिस्टर इलेक्शन कमिश्नर, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, आई एम मोर पावरफुल, इसलिए मैं बदल रहा हूँ। तो चुनाव आयोग में अगर इतनी भर भी नैतिकता है तो चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा सुझाव है। और हाई कोर्ट को, माननीय न्यायाधीश को, माननीय मुख्य न्यायाधीश को इसको अपने आप ही इस मामले को अपने विचाराधीन करके और डीसीज के ट्रांसफर को स्टे दे देना चाहिए।